हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी द्विवेदी। वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो आज की ये जो हमारी क्लास होगी, आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है कि आज हमारी ये टेंसेस की फर्स्ट क्लास है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया और उसके पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में देखा टेंस के। तो हम लोगों ने देखा था कि काइंड ऑफ टेंस कितने होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसमें हम लोगों ने प्रत्येक तीनों के चार चार रूप को भी देखा, जो कि हमारा फर्स्ट था इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार से जो ये आज की मेरी क्लास है, ये टेंसेस की फर्स्ट क्लास है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनके कुछ रूल को देखेंगे और इनमें हिंदी में लिखे हुए वाक्यों को और फिर जो इनमें हमने इनको एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है उनको देख करके इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कि कैसे हम लोग पहचानते हैं कि आखिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसके बाद देखिए हम लोग पहचान की बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस टेंस के वाक्यों में यानी जो वाक्य लिखे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो इन वाक्यों में वर्तमान समय में कार्य का करना या होना पाया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो हमारा कार्य होता है या जो कार्य किया जाता है वह किस समय में होता है, यानी किस काल में होता है। तो ये हमारा वर्तमान काल में होता है। और वर्तमान काल क्या होता है आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। तो जो हमारा अभी का समय चल रहा है वह क्या होता है, वर्तमान समय कहलाता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना याद रखिएगा कि वर्तमान समय में कार्य का करना या होना पाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो मुख्य क्रिया के साथ, अब मुख्य क्रिया क्या होती है, जो मेन वर्ब, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग मेन वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, और हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा भी है बहुत अच्छे से वर्ब को। तो इतना याद रखिएगा कि मुख्य क्रिया के साथ जो मेन वर्ब होती है उसके साथ में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब कैसे, जैसे मैंने कहा वह खेलती है या वह खेलता है या बच्चे खेलते हैं, मैं पढ़ती हूँ या वह पढ़ता है। तो इस प्रकार से लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, ता है, ती है, ता हूँ या ती हूँ, ठीक है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो हिंदी में जो वाक्य लिखे होते हैं उनके अंत में जैसे ही हम लोग इन वर्ड्स को इनको देखेंगे तुरंत ही पहचानेंगे कि ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ दो बातों को आप लोग याद रखेंगे कि इनके अंत में क्या आता है। और सबसे पहली बात तो ये वर्तमान समय में कार्य किया जाता है। अब जैसे हम लोग इसमें सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, याद करिए पिछली क्लास में जब हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से पहचानते हैं और इंट्रोगेटिव किस प्रकार से पहचानते हैं, ये बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो वाक्य लिखे होते हैं या तो वो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे या प्रश्नवाचक होंगे। सकारात्मक की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस, और नकारात्मक की बात करें तो निगेटिव वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस, और उसमें प्रश्नवाचक की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस
को देखते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। इसमें ना ही आपको कोई भी प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा, ना ही इसमें प्रश्न पूछा जाता है, और ना ही नॉट का यूज किया जाता है, ना ही नहीं का यूज इसमें होता है, ठीक है। तो सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जो साधारण वाक्य, ठीक है। अब इसमें आई थिंक ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग इसके एक फॉर्मूला को देखते हैं। तो अब हम लोग मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें देखिए फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस SEIS, प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप इतना याद रखते हैं तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो हमारा वाक्य लिखा होगा तो इस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो अब ये याद रखिएगा आप लोग कि कैसे वाक्य में जब हम लोग को लिखा हुआ मिलेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, फिर SEIS लगा होगा, जो मेन वर्ब होगी हमारी, उसमें हम किसका यूज करेंगे? S या ES का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से इस रूल के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होगा। और कैसे होगा तो अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो इसमें एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि जैसे यदि इसमें कुछ रूल है कि थर्ड पर्सन, अब आप लोग सोचेंगे, देखिए कुछ ऐसे इसमें पॉइंट्स हम लोग को मिल रहे हैं जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब यदि आप सोच रहे हो कि थर्ड पर्सन क्या है, मैम ने यहाँ पे थर्ड पर्सन क्यों लिखा, ये क्या है? तो थर्ड पर्सन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है, इसके बारे में बात की थी। तो फर्स्ट पर्सन होता है I और V, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन क्या होते हैं हमारे? ही, सी, इट, ठीक है। तो जो थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में SEIS का प्रयोग करते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि SEIS का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट या तो थर्ड पर्सन होगा या फिर सिंगुलर नंबर होगा। अब थर्ड पर्सन जो हमारे होते हैं ही, सी, इट, ये सिंगुलर ही तो होते हैं। इसके अलावा भी यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स एक वचन में है, तो हम लोग SEIS का यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ। तो इतना क्लियर हुआ होगा कि ये है हमारा फॉर्मूला। और SEIS का यूज कब करेंगे? जब हमारा थर्ड पर्सन दिया होगा, सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, और इसके अलावा भी एक वचन यदि हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम लोग SEIS का यूज करेंगे। आई थिंक इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग सोचेंगे कि मैम ने यहाँ पे SEIS लिखा है तो S किसके साथ यूज करेंगे, ES भी किसके साथ यूज करेंगे? वैसे तो आप लोग अब समझदार होंगे, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए SEIS का यूज हम कब करेंगे? तो इसमें से देखिए when you put ES with main verb, यदि हमारी मेन वर्ब दी होगी, मुख्य क्रिया दी होगी, तो उसके साथ में ES का यूज कब करेंगे? तो यदि हम एक के बारे में बात कर लेंगे कि ES का यूज कब करेंगे, तो S का ऑलरेडी है कि जो बचे हुए हैं उनके साथ में S का यूज करेंगे। तो देखिए ES का यूज कब करेंगे, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग ध्यान से, ये इसमें है नहीं टेंस में, लेकिन इसके साथ में हम बताते चल रहे हैं कि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें याद रखिएगा आप लोग कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, यानी जो मेन वर्ब होती हैं, उनके लास्ट में यदि ओ हो, ठीक है, ओ हो, तो उसमें क्या लगाते हैं हम लोग?
ईएस का यूज करते हैं, ठीक है, किसका यूज करते हैं, ईएस का। जैसे गो, अब देखिए गो एक हमारी मेन वर्ब है, क्रिया है, मुख्य क्रिया है, ठीक है, गो। तो अब देखिए गो के साथ में क्या लगाया हम लोगों ने, ईएस, ठीक है, गोज। अब देखिए डू, ये भी क्या है, हमारी मेन वर्ब ही तो होती है, करना। तो इसमें देखिए, इसमें भी हम लोगों ने क्या लगाया, ईएस। तो एक ये याद रखिएगा कि यदि मेन वर्ब के अंत में ओ हो, ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। और सेकंड और याद रखिएगा कि जिन मुख्य क्रियाओं यानी मेन वर्ब के अंत में डबल एस या एस एच या सी एच हो, ठीक है, यानी एस डबल एस हो, एस एच हो या सी एच हो, तो उनमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ईएस का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे पासेस, ठीक है, देखिए क्या आया, डबल एस आया, उसके बाद में क्या लगाया, ईएस लगाया, ठीक है। मिसेस, अब देखिए डबल एस है, ईएस लगाया, ठीक है। पुशेस, अब देखिए एस एच है तो ईएस लगाया, ठीक है। फिर रसल्स, तो देखिए इसमें भी क्या है, एस एच है तो ईएस लगाया। ये हमारी मेन वर्ब्स हैं, ठीक। उसके बाद सी एच यदि मिलता है आपको, तब भी हम लोग क्या लगाएंगे, जैसे सर्चेस, ठीक है। सर्च मीन्स क्या होता है, खोज करना। तो देखिए सर्चेस, सी एच मिला आपको तो जस्ट क्या लगाएंगे हम लोग, ईएस लगाएंगे। तो इन दोनों को याद रखिएगा, यदि मेन वर्ब के लास्ट में ओ है तब ईएस लगाएंगे, और यदि डबल एस, एस एच या सी एच होता है तब हम ईएस का यूज करते हैं। और एक इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यदि जिन मुख्य क्रियाओं यानी मेन वर्ब के अंत में यदि कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट भी जानते हैं आप लोग क्या होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंटिक, ए ई आई ओ यू हमारा वॉवेल होता है और कॉन्सोनेंट बाकी अल्फाबेट्स बचे हुए, ठीक है। तो इसके अंत में वाई यानी कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, ठीक है, प्लस वाई हो। अब कैसे, यदि वाई लिखा है किसी भी मेन वर्ब में वाई लिखा हुआ है, उसके पहले का वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, यदि ठीक है कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बस ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है फ्लाई, ठीक है, फ्लाई, तो इसमें हम लोग ईएस तो लगाते हैं, लेकिन जो ये हमारा वाई होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे लिखा था फ्लाई, तो आई हमारा कन्वर्ट हो गया, वाई हमारा कन्वर्ट हो गया आई में, और ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ट्राई, तो वाई कन्वर्ट हो गया आई में और ईएस लगा दिया, ठीक है। जैसे लिखा क्राई, तो वाई हमारा कन्वर्ट हो गया आई में और ईएस लगा दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे, और जो वाई हमारा होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, आई में। तो इतना आप लोग बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। तो उसके बाद लेकिन यदि वाई हमारा दिया है तो सब जगह ऐसा नहीं होगा। कैसे, यदि वाई से पहले, इतना याद रखिएगा बस, यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो ईएस का यूज करेंगे और वाई हमारा आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि वाई से पहले वॉवेल है तो फिर हम एस का यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां पे ईएस का यूज नहीं करेंगे। जैसे स्पेशल केस की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा मिलेगा आप लोग को। तो देखिए जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में यानी जो हमारे मेन वर्ब होंगे उनके लास्ट में वॉवेल प्लस वाई, यानी वाई दिया हुआ है और उसके पहले वॉवेल है, ठीक है, वॉवेल है, यानी ए ई आई ओ यू, छोटे क्लास की बात बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है, हो, तो ईएस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इन रूल्स को आप लोग एक कॉपी भी बना सकते हैं, यदि आप पूरा सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं इन टेंसेस को, तो कॉपी भी बना सकते हैं और इन रूल्स को लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग अपने इस पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये हमारा
मेन था कि इसके लास्ट में क्या होता है, ता है, ती है, ते है, ये सभी शब्द आते हैं और ये वर्तमान समय में कार्य का करने का बोध कराता है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को याद रखिएगा हम आप लोग कि अफर्मेटिव सेंटेंस का तो सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, एस और ऑब्जेक्ट। और एस कब यूज करेंगे, अभी हम लोगों ने बात किया कि जब थर्ड पर्सन ही सी इट जो सिंगुलर नंबर होते हैं सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का प्रयोग करेंगे। और इसमें हम लोगों ने इसकी भी बात की कि ES किसके साथ करेंगे, ये हम रिपीट कर रहे हैं एक बार, ठीक है। तो जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो वहां ES का यूज करेंगे, और जिनके लास्ट में डबल एस या SH हो वहां पे यूज करेंगे। और यदि हमारा कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, यानी वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया है, तो हम लोग ES का प्रयोग करेंगे। वाई हमारा कन्वर्ट हो जाता है आई में, ठीक है। और इन केस यानी स्पेशल केस में यदि वाई से पहले वॉवेल दिया है तो ये हमारा ES का यूज इसमें हम लोग नहीं करेंगे, तो फिर किसका यूज करेंगे, S का यूज करेंगे, ठीक है। तो इतने रहे रूल, सिंपल, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में। अब हम लोग कुछ अफर्मेटिव के एग्जांपल्स को देखते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, सकारात्मक वाक्य होगा, वो हमारा किस प्रकार से उसमें हम लोग को ये देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए उसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग एक एग्जाम्पल को देखेंगे और इसको खुद से ही ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा वाक्य लिखा हुआ है, वह स्कूल जाता है, ठीक। तो देखिए फॉर्मूले में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस वाक्य में देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, ठीक है। वह ये हमारा पुल्लिंग के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, ही, ठीक है, ही। अब देखिए इसको फॉर्मूले को देखिए, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए इसमें मेन वर्ब क्या है, जाता है, ठीक है, तो गो। अब क्या लिखा हुआ है, SEIS का यूज करेंगे। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने बात की कि S और ES का यूज कब करेंगे, SEIS यदि हमारा थर्ड पर्सन ही सी इट होता है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। ही सी इट ये जो हमारे ये थर्ड पर्सन होते हैं ये भी सिंगुलर होते हैं। इसके अलावा भी यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन सब्जेक्ट होता है, तो हम लोग SEIS का यूज करेंगे। तो देखिए ये क्या है हमारा, वह सिंगुलर है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, SEIS का यूज करेंगे। तो अब आप लोग बताइए S यूज करेंगे यहाँ पे या ES यूज करेंगे। तो देखिए जो हमारी मेन वर्ब है इसके बाद में क्या लगा हुआ है, O लगा हुआ है। अभी हम लोगों ने बात किया कि यदि O मिलेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए गोज, ही गोज टू स्कूल। अब देखिए पूरा कंप्लीट हुआ। तो हम लोग इसको फॉर्मूले को देखिए कि ये जो हमारा यहाँ पे ही है ये क्या है, सब्जेक्ट, गोस क्या हुआ, वर्ब, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोगों ने लिखा, उसके बाद SEIS का यूज किया, तो हम लोगों ने क्या लगाया इसमें, ES लगाया, और फिर उसके बाद टू स्कूल, ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अब इसमें आप लोग मत क्वेश्चन करिएगा कि मैम यहाँ पे टू क्यों लगाया। यदि इससे आपको सच में जानना है तो इसके पहले वाली क्लास मैंने प्रीपोजिशन की पढ़ाई थी, उसे जरूर देखिए। तो इसमें आप लोग को प्रीपोजिशन का यूज कैसे, कब और कहाँ किस प्रकार से करते हैं वहां पे इसको पूरा डिटेल से डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, कितना इजी वे में हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया, ठीक है। इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, आप लोग भी करने की कोशिश करिएगा। यदि आप लोगों ने कॉपी एक नोटबुक बनाई है, उसमें इन रूल्स को लिखा है सच में और इन एग्जाम्पल्स को भी लिखा है, तो आप लोग एक बार खुद से भी करके देखिएगा। जो बच्चे इसे पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो जरूर एक बार कोशिश करें, ठीक है। तो कमला एक मधुर गाना गाती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कमला,
सब्जेक्ट क्या है, कमला, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब देखिए क्या है, गाती है, ठीक है, गाती है, तो सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सिंग। अब देखिए सिंग, अब इसके बाद क्या है, SEIS का यूज कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, एस लगाएंगे, ठीक है। अब एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये कमला जो है हमारा, ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, यानी ये एक वचन है, ठीक है। एक वचन मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, ठीक। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो वर्ब, मेन वर्ब है, उसमें SEIS का यूज करेंगे। और एस क्यों करेंगे ये भी आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो कमला सिंग्स। अब देखिए हम लोगों ने सब्जेक्ट भी लिख दिया कमला, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखी सिंग, फिर उसके बाद SEIS का भी यूज कर लिया, एस लगाना था लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा, एक मधुर गाना या एक मधुर गीत, तो अ स्वीट, अ स्वीट सॉन्ग। देखिए कितना इजी है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। तो देखिए कमला सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, कितना इजी वे में हम लोग का ये बन गया। सिर्फ और सिर्फ इसे जरूर याद रखिएगा। तो कमला सब्जेक्ट, सिंग ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, फिर उसके बाद एस लगाया क्योंकि ये हमारा एक वचन सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, आई थिंक ये समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए मैं पार्क में खेलता हूँ, और एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि सबसे पहले ही हम लोगों ने बात किया था कि ये जो हिंदी में लिखे वाक्य होंगे, इनके अंत में क्या मिलेगा हम लोग को, ता है, ती है, ताहू, ता है, देखिए मिल रहे हैं ना आप लोग को, हाँ ठीक है, आई थिंक किया भी होगा नोटिस। तो इसके बाद अब हम लोग थर्ड उसमें देखते हैं, मैं पार्क में खेलता हूँ, तो देखिए आई, ये क्या हमारा थर्ड पर्सन है, नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्या है यहाँ पे, तो हम लोग SEIS का यूज नहीं करेंगे वर्ब के साथ में। तो देखिए आई, उसके बाद सब्जेक्ट यूज कर लिया आई, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए मेन वर्ब क्या है, खेलता हूं, ठीक है। तो आई प्ले। अब बताइए क्या हम लोग यहाँ पे SEIS का यूज करेंगे, नहीं, क्योंकि आई हमारा थर्ड पर्सन भी नहीं है, ठीक है, थर्ड पर्सन नहीं है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि SEIS का यूज कब करेंगे, थर्ड पर्सन ही सी इट और एक वचन सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। तो आई प्ले, आई प्ले ये हमारा वर्ब ये हो गया, SEIS का यूज करना नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, पार्क में, तो इन द पार्क। अब देखिए बन गया ना, आई प्ले इन द पार्क, इजी, ठीक है, बहुत ही अच्छे समझ में भी आया होगा। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभी फर्स्ट हम लोग को मिला है जिसमें हम लोगों ने SEIS का यूज नहीं किया है। उसके बाद अगला देखिए एग्जाम्पल, वह अपना पाठ याद करता है, तो देखिए ही करता है ना, लड़का है पुरलिंग, तो ही लिखेंगे ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी, याद करता है, ठीक है, तो ही लर्न। अब SEIS लगाएंगे नहीं लगाएंगे, अब आप लोग बताइए, लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ठीक है। तो ही लर्न, एस लगाएंगे। अब एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ना इसके जो हमारी मेन वर्ब है इसके बाद ना ओ दिया हुआ है, ना डबल एस दिया हुआ है, ना SH दिया हुआ है, ना CH दिया हुआ है, और ना ही Y दिया हुआ है कि इसके पहले कॉन्सोनेंट हो। देखिए हम लोग को बिल्कुल अच्छे से ये दिमाग में बैठ गए हैं इनके रूल, ठीक है। तो देखिए लर्न्स, इसलिए हम लोगों ने एस लगाया यहाँ पे, तो ही लर्न। अब देखिए यहाँ पे SEIS का यूज भी कर लिया है। उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, तो ही लर्न्स हिज
अपने के लिए क्या यूज करेंगे, हिज, और पार्ट की इंग्लिश लेसन, फुल स्टॉप। इसकी यदि आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। और तो हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की और इनके रूल को भी आई थिंक अब रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सच में इनको सीखना चाहते हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ एक नोटबुक बनाइएगा और इनके रूल्स को ज़रूर उसमें नोट डाउन करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा जब आप हाथ भी साथ साथ में चलाएंगे। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने कुछ रूल्स को देखा और अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की है जो कि सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो इनमें कुछ रूल्स हम लोगों ने लिखे। अब इसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे और उनका भी एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव का आप लोग याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यदि स्क्रीनशॉट अभी भी ना लिया हो तो यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस प्रकार से बनाते हैं और अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस की, नकारात्मक वाक्यों की। ठीक है, तो इसमें देखिए निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों में उनको कैसे पहचानते हैं। इन नकारात्मक वाक्यों में नॉट का यूज किया जाता है, मीन्स कार्य के ना होने की बात की जाती है। तो इस प्रकार से देखिए, जो हमारे निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। जैसे अभी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखा था, उसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूले को देखते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स वाक्य में सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या है जो कि यहाँ पे डू या डज, फिर उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स जो हमारी मेन वर्ब होगी। ठीक है, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो निगेटिव सेंटेंस होगा वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, लड़का अपने घर नहीं जाता है। तो इसमें देखिए लड़का, ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन है ना। और हाँ, एक चीज मैंने इस रूल को लिखा नहीं है, जो बच्चे यदि नोटबुक लेकर के बैठे हुए हैं और इस रूल को लिखना चाहते हैं तो मैं इसको बोल के बता देती हूँ कि देखिए डू और डज का यूज कहाँ पर करेंगे और किस प्रकार से। तो देखिए डू का यूज करेंगे हम लोग प्लूरल नंबर के साथ, यानी जो हमारे बहुवचन यदि हमारा सब्जेक्ट होगा, और डज का यूज करेंगे एक वचन सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ। ठीक है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो इसके पहले जैसे ही हम लोगों ने बात की कि जो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं ही सी इट, और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है, तो हम लोग वहां पे किसका यूज करेंगे, निगेटिव सेंटेंसेस में डज का यूज करेंगे। बाकी जो हमारे बहुवचन कर्ता यदि दिया हुआ है, बहुवचन कर्ता वाक्य में दिया हुआ है, तो हम लोग डू का यूज करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखिएगा कि डू और डज का यूज कहां पर करेंगे, एक वचन के साथ डज का, बहुवचन के साथ डू का यूज करेंगे। तो देखिए लड़का अपने घर नहीं जाता है। तो देखिए जो लड़का सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन, तो ये क्या है, एक वचन है, यानी सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बॉय। ठीक है, बॉय। उसके बाद देखिए डू का यूज करेंगे या डज का यूज करेंगे,
तो देखिए बॉय, यहाँ पे लड़का क्या है, एक वचन है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। तो बॉय डज। अब देखिए उसके बाद हम लोग को क्या यूज करना है, नॉट, ठीक है, नॉट। तो बॉय डज नॉट। फिर उसके बाद आते हैं मेन वर्ब पे, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, ठीक है। तो जाता है, तो यहाँ पे जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, ठीक है। प्रीपोजिशन यूज करेंगे गो टू। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया बॉय, डू या डज लगाया, डज। फिर उसके बाद नॉट का यूज किया, फिर उसके बाद वर्ब आई हमारी गो, ठीक है। फिर हम लोगों ने हाँ टू, अब क्या है, अपने घर, तो गो टू अपने घर की इंग्लिश क्या होगी, हिज हाउस, ठीक है, गो टू हिज हाउस। देखिए कितना इजी है, यदि आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा। तो पूरा सेंटेंस हम लोग का क्या बना, बॉय डज नॉट गो टू हिज हाउस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की। तो देखिए ये है हमारे निगेटिव सेंटेंसेस, और निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। अगले एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन। कभी चिल्ड्रंस नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। चाइल्ड होता है एक बच्चा, एक वचन, और चिल्ड्रन होते हैं हमारे बहुवचन, बच्चे, ठीक है। तो देखिए चिल्ड्रन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा बहुवचन, प्लूरल, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो चिल्ड्रन डू, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, जाते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन डू नॉट गो, अब क्या बचा, अपने स्कूल, तो गो टू अपने स्कूल के, यहाँ पे चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, दियर, ठीक है। यदि ही यहाँ पे एक वचन होता है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया था, हिज, और यहाँ पे अपने के लिए यूज क्या करेंगे, दियर, ठीक है। चिल्ड्रन डू नॉट गो टू दियर स्कूल, ठीक है, स्कूल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्कूल। पूरा सेंटेंस देखिए कंप्लीट हो गया, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू दियर स्कूल। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने अच्छे से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। तो देखिए चिल्ड्रन डू नॉट गो टू दियर स्कूल, चिल्ड्रन है हमारा सब्जेक्ट, फिर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया डू। फिर डू क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लूरल है, बार बार बताते चल रहे हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने नॉट का यूज किया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू दियर हाउस, ठीक है, गो टू दियर हाउस। ये इस प्रकार से देखिए पूरा ट्रांसलेट हुआ। उसके बाद अगले एग्जाम्पल को देखते हैं कि वह अपना पाठ याद नहीं करता है। अब देखिए वह सिंगुलर, अब इसको हम लोग जल्दी भी कर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि रूल्स तो हमें समझ में आ ही चुके हैं, ठीक है। अब देखिए वह, ही, ठीक है, करता है पुल्लिंग है इसलिए ही लिखेंगे, ही। फिर उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब बताइए डू लगेगा डज लगेगा, तो डज लगेगा, क्यों, क्योंकि ये एक वचन है, ठीक है, हमारा थर्ड पर्सन है। देखिए ही, फिर उसके बाद क्या आएगा, डज। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगी। अब नॉट, क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो नॉट का यूज करना ही करना, तो ही डज नॉट, नॉट भी लगा दिया। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब हमारी क्या है इसमें भैया, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो याद करना, ठीक है, इसमें लर्न, लर्न। अब इसमें वो रूल कुछ नहीं लगेंगे कि हमारी अफर्मेटिव में जैसे होता था कि यदि हमारा सिंगुलर है तो एस या एस लगाएंगे, नहीं, निगेटिव में यदि हम डू नॉट डज नॉट का यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी, ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो एस या एस का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए ही डज नॉट लर्न, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो ही डज नॉट लर्न। अब क्या बचा यहाँ पे, अपना पाठ, ठीक है, तो लर्न हिज, यहाँ पे अपने की इंग्लिश हिज बनाएंगे, उसके बाद पार्ट की इंग्लिश लेसन,
ठीक है, लेसन। तो देखिए कंप्लीट हो गया, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए कमला एक अच्छा गाना नहीं गाती है। तो देखिए कमला, कमला, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप लोग बताइए, डज, क्योंकि कमला अकेली है, सिंगुलर है। ठीक है, तो कमला डज, फिर उसके बाद नॉट, क्योंकि ये हम लोग नकारात्मक वाक्यों को कर रहे हैं, निगेटिव सेंटेंसेस को। तो देखिए कमला डज नॉट, अब ये हमारी यहाँ पे वर्ब क्या है, गाती है। ठीक है, तो कमला डज नॉट सिंग, एक अच्छा गाना, सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। कमला डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, कमला एक अच्छा गाना नहीं गाती है। तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें और कुछ भी अलग से रूल नहीं था, बस सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिएगा कि हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं, उसके जस्ट बाद में नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, इन सेंटेंसेस में, और डू का यूज करते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट, डू का यूज कब करते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, और डज का यूज करते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है। तो इस प्रकार से देखिए अगला एग्जाम्पल, वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं। तो देखिए दे डू, अब डू क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लूरल है। अब जल्दी से करते हैं इसको, दे डू नॉट, अब क्या है हमारी वर्ब। ठीक है, तो दे डू नॉट याद नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो था वो अपना पार्ट याद नहीं करता, ये सिंगुलर के लिए था, हम लोग अब प्लूरल कर रहे हैं। ठीक है, तो वे अपना पार्ट याद नहीं करते हैं, तो इसमें होगा दे डू नॉट लर्न। ठीक है, लर्न, अपने पार्ट की यहाँ पे इंग्लिश क्या बनेगी, डू नॉट लर्न दियर लेसन। ठीक है, अब दियर क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारा वे के अकॉर्डिंग प्लूरल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग अपने की इंग्लिश दियर बनाएंगे। और इसमें बिल्कुल कंफ्यूज, इसके पहले हम लोग दियर, हिज, हर किस प्रकार से यूज करते हैं प्रोनाउन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो देखिए निगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं कि यदि निगेटिव सेंटेंस में नहीं नॉट का यूज होता है तो वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अदरवाइज मतलब इसके अलावा यदि सेंटेंस, एक तो हो सकता है नॉट लगने पर निगेटिव सेंटेंस, इसके अलावा नेवर, नेवर का यूज आप लोग जानते होंगे कि यदि सेंटेंस में, यदि वाक्यों में कभी नहीं आया हो, यदि हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है और उसमें कभी नहीं शब्द आया है तो वो भी तो हमारा निगेटिव ही होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये रूल इसका जरा सा चेंज होगा। तो किस प्रकार से अलग होगा, तो देखिए यदि वाक्यों में कभी नहीं, ये जो कभी नहीं शब्द आया हो तो क्रिया से पहले, ये जो हमारी वर्ब होती है उससे पहले नेवर लगता है। क्या लगता है, उससे पहले नेवर लगता है। ठीक है, कभी नहीं की इंग्लिश ही होती है नेवर। तो देखिए नेवर के साथ एक वचनकर्ता होने पर इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब सिर्फ और सिर्फ नहीं आता है तो हम लोग डू नॉट, डज नॉट का यूज करते हैं, लेकिन यदि वाक्य में कभी नहीं आया है तो वहां पे उसके लिए हम लोग नेवर यूज करते हैं, नेवर का यूज करते हैं, वहां पे डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेवर के साथ यदि नेवर लिखा है तो एक वचन कर्ता होने पर, एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अभी तक हम लोग डू नॉट, डज नॉट का यूज कर रहे थे तो उसमें एस या ईएस का यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन यदि कभी नहीं शब्द आया है तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय हम लोग नेवर का यूज करेंगे, और जब नेवर का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमारा एस या ईएस उसमें लग जाएगा। ठीक है, लग जाएगा, और ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि एस का यूज किस मेन वर्ब के साथ करेंगे, किस प्रकार से, और ईएस का यूज मेन वर्ब में किस प्रकार से करेंगे।
तो देखिए अब नेवर से ही रिलेटेड हम लोग 2 एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो देखिए वह स्कूल कभी नहीं आता है, तो देखिए ही, ठीक है। अब यहाँ पे जब कभी नहीं शब्द आया है तो हम लोग डू या डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। तो ही नेवर, ठीक है, ये हमारा क्या लग गया, नेवर लग गया, ही नेवर। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आता है, ठीक है। तो आने की इंग्लिश क्या होगी, कम, ठीक है। अब हम लोग इसमें SEIS लगाएंगे। एक देखिएगा आप लोग, उसके बाद आप लोग सारे कर सकते हैं फॉर्मूला, उसको सॉरी वाक्यों को, ठीक है। तो देखिए ही नेवर कम्स, S लगाएंगे, ठीक है। ही नेवर कम्स, अब क्या है यहाँ पे, स्कूल, तो ही नेवर कम्स स्कूल। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हुआ कि वह स्कूल कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स स्कूल, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। तो इसमें देखिए बच्चे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, यहाँ पे हमारा क्या था, जो सब्जेक्ट था ये सिंगुलर था, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, चिल्ड्रेन, तो ये हमारा हुआ प्लूरल, ठीक है। तो चिल्ड्रेन नेवर, अब नेवर क्यों लगाएंगे पता है आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे कभी नहीं आया। तो बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, सॉरी कभी नहीं मचाते हैं, ठीक है, कभी, ये ऐड कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए चिल्ड्रेन नेवर, नेवर मेक अ नॉइस, चिल्ड्रेन नेवर मेक अ नॉइस, शोर मचाने की ये हो गई हमारी वर्ब। तो चिल्ड्रेन नेवर मेक अ नॉइस इन द, कहाँ पे, क्लासरूम में, तो इन द क्लास, ठीक है, क्लासरूम। तो चिल्ड्रेन नेवर मेक अ नॉइस इन द क्लास। तो इस प्रकार से देखिए ये जो हमारे निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें यदि नॉट आएगा तो डू नॉट, डज नॉट का यूज करेंगे। यदि कभी नहीं शब्द आता है नेवर का यूज करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है और हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। ये वीडियो हमारा बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा टेंसेस का फर्स्ट वीडियो था। इसके आगे यदि आपको ये फर्स्ट समझ में आ गया तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, मीन्स एक क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था। तो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि एक तो यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और एक हमारे क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो जिनको हम लोग इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और फिर इनमें इनकी बात करते हैं। तो देखिए जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, इनमें ही हम लोग को 2 टाइप से देखने के लिए मिलेंगे। एक तो होते हैं यस नो टाइप वाले और एक होते हैं क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग। तो देखिए जैसे जो हमारे यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में जो हमारे यस नो टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं, उनमें हिंदी में लिखे हुए वाक्यों में क्या शब्द जो होता है ये पहले आता है। जैसे मैंने कहा कि यस नो टाइप मीन्स, जैसे मैंने कहा क्या लड़का अपने घर जाता है, तो आप यस नो में भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। या क्या कमला एक मधुर गीत गाती है, तो इसको भी आप लोग यस या नो में दे सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या तो
इसके अकॉर्डिंग होंगे, क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग होंगे, जिनमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ इस प्रकार से वर्ड आता है। और एक तो हमारे यस नो टाइप से होंगे, जिनमें क्या शब्द हिंदी में लिखे हुए वाक्यों में पहले आता है। जैसे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस की, कि जैसे वाक्यों में इन क्वेश्चन को ट्रांसलेट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। यदि यस नो टाइप के हैं तो सबसे पहले डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और यदि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का यूज हुआ है, नॉट आया है, तो हम लोग जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। फिर होगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे क्या लड़का अपने घर जाता है, तो देखिए लड़का है हमारा सिंगुलर, तो हम लोग यहाँ पे डू का यूज करेंगे या डस का, तो हम लोग किसका यूज करेंगे यहाँ पे, डस का, ठीक है। तो डज, अब लड़का, द बॉय, ये है हमारा सिंगुलर, इसलिए हम लोगों ने यूज किया डस का, तो डज द बॉय। अब ये हो गया यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, नॉट दिया हुआ नहीं है तो हमें लगाना नहीं है। उसके बाद वर्ब क्या है, जाता है, तो गो टू, अपने घर, टू हिज हाउस। देखिए बन गया पूरा ये हमारा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड लगा होना जरूरी है। तो पूरा हम लोग का सेंटेंस क्या बना, डज द बॉय गो टू हिज हाउस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। तो इसमें, और जो हमारे यस नो टाइप के होते हैं, इनमें याद रखिएगा हिंदी में लिखे हुए वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है, ठीक है। तो देखिए, क्या कमला एक मधुर गीत गाती है, अब देखिए साथ साथ में करिए। तो कमला है हमारा सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज कमला, डज कमला। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया कमला। अब वर्ब क्या है, गाती है, तो डज कमला सिंग अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सेम यही हम लोग पूरे उसमें लेकर के चल रहे हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो डज कमला सिंग अ स्वीट सॉन्ग, ये बन गया हम लोग का। और इसमें अब रूल्स को लिखने की जरूरत नहीं, ये आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि डू का यूज हम प्लूरल नंबर के साथ करेंगे, मींस प्लूरल सब्जेक्ट यदि हमारा होगा, यानी हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो डू का यूज करेंगे। यदि हमारा कर्ता एक वचन होगा तो हम लोग डज का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तो देखिए मैं, ठीक है, आई, यह यहाँ पे हमारा देखिए आई, सॉरी, इसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आई है हमारा प्लूरल यहाँ पे, तो डू आई, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डू का यूज किया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं। फिर उसके बाद नॉट दिया नहीं हुआ है। फिर वर्ब क्या है, सुनाता हूं, ठीक है। तो डू आई टेल, सुनाने की इंग्लिश क्या होती है, टेल, ठीक है। तो डू आई टेल, तुम्हें, किसको सुनाता हूं, तुम्हें। तो सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब हुई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया। फिर उसके बाद वर्ब क्या है हमारी, टेल, तो डू आई टेल। अब ऑब्जेक्ट, तो यू, डू आई टेल यू, अब एक कहानी यानी आ स्टोरी, आ स्टोरी, ठीक। तो इस प्रकार से डू आई टेल यू ए स्टोरी, ठीक है, ये हुआ हमारा कंप्लीट सेंटेंस। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट हुआ, तो क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, डू आई टेल यू अ स्टोरी। इस प्रकार से अगले वाक्य को देखेंगे, क्या वे अपने स्कूल जाते हैं, तो वे क्या है, प्लूरल है, नॉट यहाँ पे हमारा कर्ता सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कर्ता क्या है, बहुवचन में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, डू, दे, वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। तो क्वेश्चन वर्ड हो, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, डू, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे। तो
यहाँ पे डू दे, अब नहीं का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाते हैं डू दे गो टू अपने स्कूल, दियर स्कूल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से डू दे गो टू दियर हाउस, ये कंप्लीट हुआ। तो जब यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो हम लोग इस प्रकार से फॉर्मूले का यूज करेंगे कि सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नॉट दिया है तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। यदि, और एक चीज आप लोगों ने ध्यान दी होगी कि यहाँ पे जो भी हमारा क्या शब्द आया है ये हमारा क्या सबसे पहले यूज हुआ है, लेकिन इसके अलावा यदि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है, ये शब्द हमारे वाक्य के बीच में यूज होंगे तो हम लोग इनको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसके लिए हमारा फॉर्मूला भी चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, फिर हमारा क्वेश्चन वर्ड यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, वही तो आज हम लोगों ने पढ़ा है पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, और यदि नॉट दिया है तो नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको करते हैं, वह कहाँ रहता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अब क्वेश्चन वर्ड पहले क्यों बनाएंगे, क्योंकि कब, कहाँ, कैसे, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हमारा यहाँ पे बीच में यूज हुआ है, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या बनेगी, वेयर, ठीक है, वह कहाँ रहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह, और वह क्या है, एक वचन करता है, तो वेयर ही, ठीक है, सॉरी देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर, इसलिए डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, ठीक है। तो वेयर डज, अब सब्जेक्ट क्या है, ही, वेयर डज ही, और वह कहाँ रहता है, ठीक है। तो वेयर क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट क्या है, ही, अब रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव। तो देखिए बन गया वेयर डज ही लिव, क्वेश्चन मार्क, वह कहाँ रहता है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने बनाया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट दिया हुआ नहीं है इसलिए हम लोगों ने यूज नहीं किया। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, इसमें मिला ही नहीं हम लोग को, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए अगला, देखिए तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, क्यों, वाई, ठीक है, वाई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तुम के अकॉर्डिंग, तुम क्या है यहाँ पे प्लूरल, ठीक है, तो डू, वाई डू, क्वेश्चन वो सॉरी सब्जेक्ट क्या है, यू, तो वाई डू यू। अब देखिए यहाँ पे नॉट आया, एक देखने के लिए मिल गया हम लोग को, इतनी देर से बात कर रहे थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि नॉट दिया होगा तो हम लोग जस्ट सब्जेक्ट के बाद में इसका यूज करेंगे। तो देखिए वाई डू यू नॉट, ठीक है। अब वर्ब क्या है हमारी, जाते हो, तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पूरा सेंटेंस क्या बना, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल बन गया, ठीक है, कंप्लीट। तो इस प्रकार से आज ये हमारी क्लास कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, लेकिन ये तो होना ही था क्योंकि ये हमारी टेंसेस की फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। और अभी थोड़ा सा इंट्रोगेटिव में एक रूल सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यस नो टाइप से इस फॉर्मूले को देखा, और फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को देखा। लेकिन यदि
एक चीज को याद रखिएगा, इसको हम रिपीट भी कर देते हैं कि यदि 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 प्रश्न सूचक शब्द मीन्स जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, कौन 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 की इंग्लिश हम लोग क्या लिखते हैं, हु, ठीक है, कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, मीन्स समझे इसका अर्थ समझना जरूरी है कि यदि प्रश्न सूचक शब्द जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु, ही कर्ता का कार्य करे, कि मीन्स वहां पे वो सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश तथा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। तो इस रूल को याद रखिएगा, ये अलग से ही दिया हुआ है इसमें पूरे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो यदि जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा। तो देखिए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। अब देखिए, जो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे क्या है, कौन, ठीक है। तो फॉर्मूले को देखिए आप लोग कि क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे, जब यदि हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ होगा ना। तो सब्जेक्ट देखिए, क्या यहाँ पे कोई दिया हुआ है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, सब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट फिर हमारा कौन कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का कौन, ठीक है। जो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है यही हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन वर्ड हम लोगों ने लिखा हु, ठीक है, हु। तो सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है, कौन, हु। तो यहाँ पे हम लोग इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द मीन्स क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे, फिर उसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो हु पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, हु टीच। अब जब यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट ये है तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। क्योंकि बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे हम लोग SEIS का यूज करेंगे, जिस प्रकार नेवर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसी प्रकार से यदि हु कौन हमारा सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद SEIS का यूज करेंगे। अब ES क्यों लगाया, ये आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे, क्योंकि CH है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। तो हु टीचर्स, अब तुम्हें, किसको, तुम्हें, तो हु टीचर्स यू इंग्लिश, ठीक है। देखिए बन गया, हु टीचर्स यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश या तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग की क्वेश्चन वर्ड है और सब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है, तो सब्जेक्ट हमारा कौन ही कार्य कर रहा है इसका, ठीक है। सब्जेक्ट का कार्य कौन ही कर रहा है, इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हमारा वर्ब भी नहीं दी हुई है, ठीक है, हाँ वर्ब दी है, ये सॉरी टीच है, ठीक है। आज कुछ बड़ी ही क्लास हो गई इसलिए अब जो है बहुत थक गया है हमारा दिमाग, ठीक है। उसके बाद देखिए, हु टीचर्स यू इंग्लिश। तो आज यहाँ से हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, और ये हमारी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है क्लास, ये अभी हम लोगों ने बात की इसकी, क्योंकि ये हमारी टेंसेस की फर्स्ट क्लास थी, तो इसलिए इसको तो बड़ा होना ही था। इसके बाद जो हम लोग क्लास करेंगे उनमें यदि हम शॉर्ट वे में भी समझेंगे तो भी हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, यदि हमें ये क्लास समझ में आई होगी तो। और ये आप लोग जरूर बताइएगा कि आज की जो हम लोगों ने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास को पढ़ा है ये इतनी देर की, तो उसमें आप लोग को कितना समझ में आया है, या जो बच्चे इसको पहली बार पढ़े हैं उन्हें कितना सा है यहाँ पे। तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके बावजूद भी कौन सी कन्फ्यूज़न रह गई है, तो उसे हमें बताइएगा। तो आई थिंक कुछ हेल्प हो सकती है। तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और तो यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।